So hello friends. So today we will talk about the organization knowledge. So हम आज ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बात करेंगे जो कि HR एंड ट्रेनिंग प्रोसेस के अंदर आते हैं. So determine knowledge required for operations of process, achievement of conformity of product and process services, maintain knowledge and made available to the requirements. When addressing change requirements, consider current knowledge, determine the way to acquire the additional knowledge and require updates. So जब भी हम पर्सनल नॉलेज या पर्सन्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन से चाहिए, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के ऑपरेशंस में कोई गैप ना आए और वो बड़े स्मूथली चले. प्लस जो हम प्रोडक्ट और सर्विसेज दे रहे हैं कस्टमर को, वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मीट करें और उसकी अचीवमेंट में सपोर्ट करें. मेंटेन करें जो नॉलेज हमारे पास अवेलेबल है उससे रिलेटेड रिक्वायरमेंट के लिए. तो जो भी हमें नॉलेज चाहिए कन्फर्मिटी ऑफ प्रोडक्ट और ऑपरेशंस या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, तो वो अवेलेबल भी हो, आइडेंटिफाई भी करें और उसको हम मेंटेन भी करें. अगर कोई चेंजेस आती है रिक्वायरमेंट में तो हम करंट नॉलेज जो अवेलेबल है पहले उसको एसेस करें, और अगर उसके अंदर कुछ गैप है देन वी हैव टू आइडेंटिफाई कि हमें कुछ और नॉलेज एडिशनल बाहर से चाहिए, तो उसको भी हम अपडेट करें. यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज, स्किल एंड एक्सपीरियंस. सो नॉलेज उसे कहते हैं जो हम थ्रू दी एजुकेशन और क्वालिफिकेशन से गेन करते हैं, जो हम स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं, डिग्रीज लेते हैं. सो ये उतना प्रैक्टिकल नहीं होता है जो जो हम बुक्स को पढ़ करके और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके प्लस कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स करके हम जो गेन करते हैं उसे हम नॉलेज कहते हैं. सो लाइक इंजीनियर के पास गाड़ी की बहुत नॉलेज है, बट ये ज़रूरी नहीं कि वो गाड़ी को अच्छी तरीके से ड्राइव कर सके. स्किल हम उसे कहते हैं जहाँ पर कि हमें स्पेशल कोई प्रोसेस या उसको करने के लिए जो एक्चुअल परफॉर्म करना है, लाइक वेल्डिंग करनी है, ड्राइविंग करनी है, किचन में खाना बनाना है. सो पर्टिकुलर वर्क को परफॉर्म करने के लिए जो स्किल चाहिए, पंचर कैसे लगाते हैं उसके लिए पर्टिकुलर स्किल चाहिए. और इन दोनों केसेस के अंदर जब हम काफ़ी टाइम दे देते हैं, अगर कोई स्किल है किसी के पास, लाइक वो ड्राइविंग बहुत अच्छी करना जानता है प्लस उसको 15 साल हो गए ड्राइविंग करते हुए, तो स्किल प्लस एक्सपीरियंस होकर के वो इनहेंस हो जाती है उसकी कॉम्पिटेंसी. प्लस आल्सो नॉलेज के अंदर भी अगर उसको नॉलेज है, उसने डिग्री की है, बीटेक किया है या एमटेक किया है, सो उसके पास नॉलेज है, सर्टिफाइड है, बट एक्सपीरियंस अभी नहीं है, क्योंकि एक्सपीरियंस का मतलब उसने अपनी नॉलेज को अप्लाई नहीं किया है. सो अगर हम नॉलेज को भी 10 या 15 साल तक या एक्सपीरियंस के बिहाफ पे हम उसको अपनी नॉलेज को रिशार्पन कर लेते हैं, सो वो नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस काउंट होता है और उसके हिसाब से हमारी अपग्रेडेशन होती है. सो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक तो मॉनिटरिंग और मैनेजिंग वाले आदमी चाहिए. मैनेजिंग का मतलब जो मैनेज करें, लीड करें प्रोसेस को और मॉनिटर करें प्रोसेस को. और कंट्रोलिंग वाले प्रोसेस के जो इंजीनियर्स वगैरह, जो सॉफ्ट फ्लोर पर सुपरवाइजर्स वगैरह होते हैं, वो प्रोसेस को रूटीन में वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं. सो वो कंट्रोल करते हैं कि हमारा प्रोसेस बिल्कुल स्पेसिफिकेशन के हिसाब से चल रहा है. सो नॉलेज पार्ट वहाँ पे यूज़ होता है, और जहाँ पर हमें एग्जीक्यूशन करना है, जहाँ परफॉर्मेंस परफॉर्म करना है, वहाँ स्किल है. लाइक लेथ को, मशीन को चलाने की नॉलेज स्किल, या सीएनसी को स्किल, या वेल्डिंग की स्किल, या पाउडर कोटिंग की स्किल. सो वो हमारे एसोसिएट्स और नीचे एग्जीक्यूशन वाले लोग होते हैं. सो ये मैं थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर करना चाह रहा था, क्योंकि हम लोग स्किल मैट्रिक्स यूज़ करते हैं और उसी स्किल मैट्रिक्स को नॉर्मली हमें यूज़ करनी चाहिए फॉर एसोसिएट्स, या हमारे को कौन कौन सी स्किल ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए उस लेवल पे, और वहाँ पर हम आइडेंटिफाई करें कि कौन सा स्किल लेवल 1 2 3 4 है. वो 1 2 3 4 एक्सपीरियंस बेस भी हो सकता है, प्लस उसके टेस्ट और एग्जामिनेशन के बिहाफ पे हम उसको बीच बीच में अपग्रेड कर सकते हैं. बट जो स्किल मैट्रिक्स है वो कभी भी नॉलेज वाले जो मैनेजिंग और कंट्रोलिंग करते हैं, लाइक मैनेजर्स और इंजीनियर्स, वहाँ पर अगर हम यूज़ करें तो वहाँ जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट होनी चाहिए, कि वहाँ पर हमारे नॉलेज के पार्ट आ जाएंगे, लाइक उसको एफएमई मालूम है, उसको लीडरशिप क्वालिटी है,
वो कापा प्रोसेस को समझता है, अपने प्रोसेस को समझता है। तो ये थोड़ा सा हमें डिफरेंस करना पड़ेगा। स्किल वालों को भी हमें थोड़ी बहुत नॉलेज देनी होती है, बट वो करेक्टरिस्टिक्स हो सकता है कि 20% हो, और स्किल की जॉब वाली करेक्टरिस्टिक्स हो सकता है 80% हो। 20% में लाइक उसको अपने प्रोसेस में सेफ्टी का कैसे ध्यान रखना है, वो अपनी वर्क इंस्ट्रक्शन को पढ़ पाता है, उसकी वर्क इंस्ट्रक्शन क्लियर है, उसके प्रोसेस के अंदर क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। और नॉलेज वाले पार्ट में भी हमें 80% जो नॉलेज के रोल्स हैं उसके अंदर 80% नॉलेज रोल करती है, प्लस 20% स्किल होती है कि कहीं पर उसको मशीन में थोड़ा बहुत सेटिंग करना आता है, जैसे सुपरवाइजर्स को सेटिंग की नॉलेज स्किल होती है, और या थोड़े ऑफसेट्स वगैरह देने तो वो स्किल्स होती है। बट उनको नॉलेज बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो कंट्रोल कर रहे हैं प्रोसेस को। सो नेक्स्ट क्लॉज में चलते हैं 7.1.6 में। ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज इज द नॉलेज स्पेसिफिक टू ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मली गेन्ड बाय एक्सपीरियंस। इट्स द इंफॉर्मेशन दैट यूज टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। सो नॉलेज का मतलब जिस हम ऑर्गेनाइजेशन में है, वो जो प्रोडक्ट या जो ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्टेक्स्ट है उससे रिलेटेड उसके पास नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। प्लस उसको ये क्लियर हो कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और उसको हमें कैसे अचीव करना है। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि नॉलेज पार्ट में हम मैनेज कर लें प्रोसेस को और हमें प्रोसेस को कंट्रोल करना है। सो ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज कैन बी इंटरनल सोर्स लाइक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, एक्सपीरियंस, लेसन्स लर्न्ड फ्रॉम पास्ट प्रोजेक्ट्स, कैप्चरिंग अनडॉक्यूमेंटेड नॉलेज, रिजल्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन प्रोसेस, प्रोडक्ट और पर्पस। सो ये बात हो गई कि हमारे पास इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नॉलेज की क्या क्या सोर्स हो सकते हैं। सो बहुत सारे सोर्स हैं कि हमारे प्रोसेस की नॉलेज कैसी है, प्रोडक्ट की नॉलेज कैसी है, हमारे को डॉक्यूमेंटेशन की नॉलेज कैसी है। कुछ नॉलेज हमारी है क्या रिटर्न में है, जो ट्रेनिंग मॉड्यूल्स वगैरह उसके अंदर। कुछ हमारे पास अनडॉक्यूमेंटेड नॉलेज है जो पर्टिकुलर पर्सनस के पास ही है, जैसे लाइक क्या डिज़ाइन वाले, उनको डिज़ाइन की नॉलेज है। सो ज़रूरी नहीं कि वो डॉक्यूमेंटेड भी हो। कुछ नॉलेज ऐसी होती है जो कि ऐसी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है जहाँ पर हमें कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्डअप करने हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात है। सो वो कुछ वो नॉलेज है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए ज़रूरत होती है। और कुछ नॉलेज ऐसी होती है जो कि हमें एक्सटर्नल सोर्सेज से लेनी पड़ती है, जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होती। लाइक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाती। हम कुछ एक्सटर्नल नॉलेज लेते हैं कॉन्फ्रेंसिस से, जो मे बी ऑर्गेनाइजेशन की आपस में बैठ करके जो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही हैं या गवर्नमेंट की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। और कस्टमर और एक्सटर्नल सोर्सेज से भी हम नॉलेज लेते हैं। कस्टमर हमें ट्रेनिंग्स देता है, कस्टमर के अपने सप्लायर क्वालिटी मैनुअल्स हैं, और प्लस कस्टमर टाइम टू टाइम अपने प्रोसेस, अपने लैंग्वेज के बारे में भी कम्युनिकेट करता रहता है कि हम किस एक्टिविटी को क्या कहते हैं। लाइक कापा के केस में अगर हम बोले तो कस्टमर कहता है मेरे को 8D भर के भेजो, 5 रूल अपनाओ। और एक्सटर्नल सोर्सेज की भी कुछ नॉलेज होती है, लाइक हम कुछ पार्ट्स आउटसोर्स प्रोसेस हैं, कुछ हम पेटेंट पार्ट्स खरीदते हैं और उसको असेंबल करते हैं अपने पार्ट के साथ। सो हो सकता है कि उन पार्ट्स की या उन प्रोसेसेस की हमारे पास नॉलेज ना हो। सो कॉम्पिटेंसी हमें हर प्रोसेस में चाहिए। कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या है? डिटरमाइन नेसेसरी कॉम्पिटेंसी ऑफ पर्सन डूइंग वर्क अंडर इट्स कंट्रोल, द इफेक्ट द परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। सो जो हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की इफेक्टिवनेस है, जो हमारे हमने KPI बनाए हैं, उसको मीट करने के लिए हमें क्या क्या उसके अंदर नॉलेज होनी चाहिए और स्किल होनी चाहिए। सो वो हमें आइडेंटिफाई करना है हर स्टेज पे, हर हर पर्सन के लिए। और उसको हमें पहले तो हमें ये देखना है कि उस पर्टिकुलर रोल पे क्या नॉलेज चाहिए, उस पर्टिकुलर रोल के ऊपर क्या स्किल्स चाहिए, और अभी करंट में जो पर्सन काम कर रहा है उसके पास वो नॉलेज है या वो किस लेवल की है, या जो करंट में हमारा एसोसिएट काम कर रहा है उसके पास कितनी स्किल है, या उस लेवल की स्किल है जो हमारी डिजायर्ड है। सो अगर नहीं है तो उन दोनों के बीच में हमें गैप एनालिसिस करना है, देन वी हैव टू मूव ऑन फॉर द ट्रेनिंग। So ensure that the person are competent based on education, experience and trainings. So education based means knowledge, training also may be a knowledge and may be a skill. So skill based training भी होती है जो ऑन जॉब ट्रेनिंग्स होती है, और नॉलेज बेस्ड ट्रेनिंग मतलब जो हम कॉन्फ्रेंस रूम में या हम ट्रेनिंग रूम में बैठ करके जिसके अंदर कि हम कुछ पर्टिकुलर नई टेक्नोलॉजी या नई
नए टूल्स के बारे में हम पढ़ाते हैं, और इन दोनों को अगर हम जोड़ दें एक्सपीरियंस के साथ तो वो ऐड ऑन हो जाती है। सो इन सब चीज़ों को मिला करके अगर हम बोले तो उसे कम्पिटेंट कहते हैं। कम्पिटेंट मीन्स कि वो आदमी उस चीज़ को कितना अच्छे तरीके से कर सकता है। तो उसको करने अच्छा तरीके से करने के लिए उसके पास नॉलेज भी होनी चाहिए, स्किल भी होनी चाहिए, और साथ में अगर एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड। So take appropriate actions for new to acquire necessary competence to evaluate the effectiveness of action taken. So हम competency को improve करने के लिए उसके लिए जो necessary actions है वो हमें लेने हैं। उसके अंदर ट्रेनिंग हो सकती है, ट्रेनिंग की मॉनिटरिंग हो गई, जॉब रोटेशंस हो गए, और न्यू हायरिंग ऑफ competent पीपल्स अगर वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है और गैप है, और हम सोचते हैं कि ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि उसको उस लेवल पे लाने में और कॉस्ट बहुत ज़्यादा जाएगी, तो हम नए हायरिंग भी कर सकते हैं जो कि ऑलरेडी मार्केट में कॉम्पिटेंट पर्सन्स अवेलेबल है। सो उसका हमें डॉक्यूमेंट रखना है उस कॉम्पिटेंसी का एविडेंस के लिए। सो जब हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं कॉम्पिटेंसी का, तो उसमें तीनों चीज़ें हमें आइडेंटिफाई करनी है। इस पर्टिकुलर रोल के लिए हमें उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, उसके मिनिमम क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से उसको कितनी किस किस पर्टिकुलर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, लाइक कापा हो गया, प्रोसीजर्स हो गया, केपीआईस हो गए, एंड प्लस उसने पास्ट में कितनी ट्रेनिंग्स ली हुई है। सो वो ट्रेनिंग का रिकॉर्ड भी हमें रखना है सबके लिए। नाउ कम टू दी नेक्स्ट क्लॉज 721 विच इज़ टॉकिंग अबाउट दी ट्रेनिंग। सो हमें इसका डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस चाहिए, और जो हम गैप एनालिसिस करेंगे, जो हमें कॉम्पिटेंसी चाहिए डिजायर्ड और एक्चुअल में जो कॉम्पिटेंसी उसके जो बीच में गैप है, वो उसको भरने के लिए हम उसके लिए ट्रेनिंग्स देंगे। तो उसको हम उस गैप को पहले आइडेंटिफाई करना, देन उसको अवेयरनेस और उसकी कॉम्पिटेंसी को अचीव करने के लिए, कॉम्पिटेंसी अचीव किस चीज़ के लिए करनी है, प्रोडक्ट और प्रोसेस की रिक्वायरमेंट को वो मीट करें, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को। एंड अवेयरनेस का रिलेशन ये है कि उसको एटलीस्ट क्वालिटी ऑब्जेक्टिव क्लियर हो, उसका क्या रोल है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, या कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट के बारे में उसे मालूम है कि नहीं है, मालूम है। सो पर्सनल परफॉर्मिंग स्पेसिफाइड टास्क मस्ट बी क्वालिफाइड एज पर रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट इफ एनी। कोई स्पेसिफाइड टास्क कर रहा है, लाइक कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव का रोल अदा कर रहा है, या मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव का, जो कि ऑर्गेनाइजेशन में भी हो सकता है कि एक ही आदमी चाहिए उस पर्टिकुलर जगह के लिए, वहाँ पे शिफ्टों में काम करने की ज़रूरत नहीं है, और एक आदमी सफिशिएंट। और वो मे भी हो सकता है कि वो जो कॉम्पिटेंसी है वो 3-4 लोगों में नहीं चाहिए, लाइक डिज़ाइन वाले, उनको एक ही आदमी डिज़ाइन के अंदर एक स्पेसिफाइड कॉम्पिटेंसी चाहिए। सो वो उसको भी हमें आइडेंटिफाई करना है, एंड उसके अंदर हम कस्टमर रिक्वायरमेंट को भी ध्यान में रखते हैं कि हमारे कस्टमर ने कोई सप्लायर क्वालिटी मैनुअल में तो कुछ अपने रिक्वायरमेंट्स नहीं दिए हैं, या कस्टमर की लैंग्वेज जिसको वो समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। नाउ वी टॉक अबाउट दी ऑन जॉब ट्रेनिंग। प्रोवाइड ऑन जॉब ट्रेनिंग इंक्लूडिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट ट्रेनिंग टू दी पर्सनल इन any new or modified responsibility affecting conformity to quality requirement, internal requirement, legal requirement. This is also applicable for contractual personnel. The level of on-job training is dependent on level of education, complexity of work, inform consequences of NC, non-conforming product to customer requirement to all personnel work affecting quality. सो ऑन जॉब ट्रेनिंग का मतलब ये है कि हम जहाँ पर वो वर्क हो रहा है वहीं पे हम उसको ट्रेनिंग दें, स्पेशली जब हम कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ को लेते हैं। सो वो मे भी हो सकता है विलेज से आया, उसे कुछ नहीं मालूम इंडस्ट्री का, सो उसे हम बेसिक पहले सबसे पहले बेसिक ट्रेनिंग देंगे, तुम्हारा बॉस क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, हमारी कंपनी किस प्रोडक्ट में काम कर रही है। कुछ एग्जांपल्स है कि कुछ कंपनीज ने स्टार्ट किए जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लाइक डोजो रूम्स बनाए, डोजो रूम में हम एक बेसिक नॉलेज देते हैं। सो हम किसी भी एसोसिएट को जॉब पे लगाने से पहले या मशीन पे लगाने से पहले उसको एटलीस्ट बेसिक ट्रेनिंग दें, क्योंकि मशीन में भी करोड्स ऑफ रुपीज़ की होती है, और डायरेक्ट हम बाहर से बुला करके उसको अपना रिसोर्स नहीं दे सकते, वो रिसोर्स को ख़राब भी कर सकता है। यहाँ मैं एक छोटे से कल्चर की बात करूँगा। नॉर्मली मैंने ये नोटिस किया है कि हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई मैनेजर या इंजीनियर स्टाफ का बंदा इंटर करना चाहता है या कुछ देखना चाहता है, तो हम बहुत कुछ पूछते हैं।
बट एक कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय एक कॉन्ट्रैक्टर लेकर के आता है जिसको कुछ नहीं मालूम, जिसने कुछ देखा ही नहीं ऑर्गेनाइजेशन क्या है, हम उसको डायरेक्ट लेकर के मशीन पे लगा देते हैं। तो ऐसा ना करें, एटलीस्ट उसको 5 दिन किसी सुपरवाइजर के अंडर में किसी उसके उसको एक गुरु प्रोवाइड करें, या जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो वो उसको ट्रेंड करे, और वो भी जा करके मशीन पे हैंड होल्डिंग ट्रेनिंग दे। एंड जब वो कॉन्फिडेंस हो जाए कि ये इस रिसोर्स को संभाल सकता है, मतलब इस मशीन को चला सकता है, उसे चलवा के देखे, उसकी रिजेक्शन लेवल कितने उसने पीस बनाए, ट्रायल किए, और वो कितना सही बना रहा है, तो वो एक्सरसाइज करने के बाद ही अगर हम रिसोर्स को देंगे तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। एंड उसको जो ट्रेनिंग देनी है वो स्पेसिफिक दे। अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आई है तो हमें उसके लिए, जो नई स्किल की रिक्वायर्ड है तो उसके लिए हमें ट्रेनिंग देनी है। हमें जब ऑन जॉब ट्रेनिंग दे रहे हैं या जब हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो उसमें हम ये भी ध्यान में रखें कि कोई इंटरनल नई रिक्वायरमेंट तो नहीं आ गई, या कोई लीगल में कोई चेंजेस तो नहीं है, या हमारी कोई क्वालिटी में कोई प्रोडक्ट के अंदर ECN आए हों, चेंजेस आए हों, सो वो तो नहीं है, कस्टमर की कोई नई रिक्वायरमेंट्स तो ऐड नहीं होगी, लाइक स्पेशल करेक्टरिस्टिक के सिंबल क्या होते हैं, वो सिंबल्स नए क्या हैं, किसी कस्टमर की कोई नई लैंग्वेज तो नहीं आ गई, कोई हमने नया कस्टमर ऐड किया है तो उसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नीचे तक कम्युनिकेट करनी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके हमें ऑन जॉब ट्रेनिंग का मटेरियल बनाना चाहिए और उसको फिर सबको ट्रेनिंग देनी चाहिए। ट्रेनिंग हम हर एक को हर एक लेवल की नहीं दे सकते, कहीं पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, मतलब हो सकता है कि वो स्पेशल प्रोसेस हो, वहाँ पे स्पेशल करेक्टरिस्टिक हो, तो वहाँ थोड़ी सी डीपर ट्रेनिंग हो सकती है। कुछ एक बेसिक है जो मटेरियल हैंडलिंग वगैरह हम एसोसिएट्स करते हैं, उनको हम बेसिक ट्रेनिंग दे सकते हैं। जब भी हम कोई भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, चाहे नॉलेज बेस्ड हो चाहे स्किल बेस्ड हो, तो हमें ये हर एक को उस ट्रेनिंग में ये ध्यान रखना है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस को हम बताएं कि भाई अगर ऐसा नहीं करोगे तो ये इफेक्ट आएगा, ये इम्पैक्ट आएगा हमारे कस्टमर पे, या नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट अगर हम बनता है तो हमारे कस्टमर को क्या इफेक्ट आ सकता है। तो ये ज़रूर हम कंसिडर करें कि उस अगर उस काम को, उस एक्टिविटी को जैसे हम समझा रहे हैं ऐसे नहीं करेंगे तो उससे ऑर्गेनाइजेशन को क्या इम्पैक्ट होगा। सो अब हम इंटरनल ऑडिटर कॉम्पिटेंसी की बात करेंगे। सो हर ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल ऑडिटर चाहिए जो कि आप अपने प्रोसेस को और अपने सिस्टम को रिव्यू कर सकें कि हमारा प्रोसेस और सिस्टम किस लेवल पे चल रहा है, उसको मॉनिटर करना, उसको हम थ्रू ऑडिट है कि हम उसको वेरीफाई करें। ऑडिट का मतलब इंडिपेंडेंट एक्सरसाइज है, वो उस प्रोसेस से रिलेटेड ना हो, बिकॉज वो खाली ये देखे कि हमारे क्या स्पेसिफाइड या क्या रूल्स हैं और हम कैसे उस रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। सो इंटरनल ऑडिट में कस्टमर रिक्वायरमेंट और ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट को दोनों को वेरीफाई करना है। अगर हम इंटरनल ऑडिटर्स को तैयार कर रहे हैं तो हमें ISO 19011 की रिक्वायरमेंट को या गाइडेंस को मीट करना है। मतलब इसमें लिखा है कि हमें इंटरनल ऑडिट कैसे करनी चाहिए, इंटरनल ऑडिटर की क्या कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। तो इसके ऊपर भी मैं अलग से इंटरनल ऑडिटर की क्वालिफिकेशन, ऑडिटर की स्किल्स, जॉब कॉम्पिटेंसी, उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैसा अच्छा ऑडिटर होना चाहिए, इसके बारे में मैं अलग से भी बात करूँगा। अलग से हम इसका एक सीरीज स्टार्ट करेंगे। एंड जो इंटरनल ऑडिटर का क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है, या उनके जिस बेस पे हमने उनको क्वालिफाई किया है, उसको उसकी लिस्ट को हम मेंटेन करें, और कौन कौन हमारे क्वालिफाइड इंटरनल ऑडिटर्स है वो क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए और वो अप्रूव्ड बाय द मैनेजमेंट होना चाहिए। इंटरनल ऑडिटर के लिए जो कॉम्पिटेंसी की मिनिमम रिक्वायरमेंट है एज पर IATF, उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। प्रोसेस प्रोडक्ट ऑडिट के लिए जो कॉम्पिटेंसी चाहिए उसको अलग से क्लॉज में डिफाइन किया हुआ, इसलिए यहाँ पे उसको इरेज किया है, ये बाद में FI और SI आई थी। सो सबसे पहले तो ऑटोमोटिव प्रोसेस अप्रोच क्या होती है वो उसको क्लियर हो, रिस्क बेस्ड थिंकिंग क्या होती है, ये इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, प्रोसेस अप्रोच क्या होता है, रिस्क बेस्ड थिंकिंग क्या होती है, एंड कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, वो कहाँ कहाँ पर रिक्वायर्ड है, कहाँ कहाँ पर इम्प्लीमेंटेड है, कैसे हम उसको वेरीफाई कर रहे हैं कि हमारे इंटरनल सिस्टम के साथ लिंक्ड हैं। कुछ एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स रिक्वायरमेंट है तो वो कैसे हमने इंटरलिंक किया है अपने प्रोसेस के साथ। कोर टूल्स की नॉलेज हो, कोर टूल के अंदर हमारे मेनली 3 मैनुअल्स आते हैं, लाइक FME, MSA एंड SPC। सो वो अंडरस्टैंडिंग हो इंटरनल ऑडिटर पर, क्योंकि वो जब वेरीफाई करे तो उसको वो नॉलेज हो तो तभी वो गैप्स को आइडेंटिफाई कर सकता है, या वो रूल्स जो बनाए हैं ऑर्गेनाइजेशन से, वो रूल्स को कौन कौन फॉलो नहीं कर रहे हैं
उसको आइडेंटिफाई करके और उसको इम्प्रूव कराने में सपोर्ट करें। सो अंडरस्टैंडिंग हो कि हम इंटरनल ऑडिट का प्लान कैसे बनाएं, उसको कैसे कंडक्ट करना है, उसको कैसे रिपोर्ट करना है, और उसको कैसे उन फाइंडिंग्स को जो एनसी या जो गैप्स आए उसको क्लोज करना है। सो इंटरनल ऑडिटर का मेन मतलब ये है कि हम इम्प्रूवमेंट की सोच करके जाए। ये हमारे माइंड में नहीं होना चाहिए कि हमें फॉल्ट फाइंडिंग ही करनी है, हमें गलतियां ही ढूंढनी है। हम कोशिश करें कि जो रूल्स हैं उसको सब लोग फॉलो करें और उसको आइडेंटिफाई करके उसको एनसी की फॉर्म में दें। एंड देन जब हम एनसीज लिख रहे हैं, ये भी मैंने ऑब्जर्व किया है कि एनसीज के अंदर हम जब लिख तो देते हैं लेकिन हम ये क्लियरली नहीं लिखते कि वो किस रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट में एनसी दे रहे हैं। कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट में एनसी दे रहे हैं, हम इंटरनल मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट में एनसी दे रहे हैं, इंटरनल रिक्वायरमेंट में भी एसओपी, वर्क इंस्ट्रक्शन, कंट्रोल प्लान उसके अगेंस्ट में दे रहे हैं, या हम कोई स्पेसिफिक क्लॉज ऑफ IATF और ISO 9001 के अगेंस्ट में एनसी दे रहे हैं। सो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए उसको अंडरस्टैंडिंग हो ऑडिटर को कि वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है क्या, उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए मिनिमम कॉम्पिटेंसी स्किल की रिक्वायरमेंट क्या है, रिस्क बेस्ड थिंकिंग होनी चाहिए, उसको FMEA और रिस्क एनालिसिस के कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कंट्रोल प्लान उसको क्लियर हो, कंट्रोल प्लान में कहाँ प्रोसेस करेक्टरिस्टिक्स दी हुई है, वो प्रोसेस करेक्टरिस्टिक्स फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। प्रोडक्ट ऑडिटर के लिए प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट क्लियर होनी चाहिए, मेजरमेंट कैसे करते हैं वो क्लियर हो, टेस्ट के इक्विपमेंट कौन कौन से होते हैं वो कैलिब्रेटेड है नहीं है, ये सब उसको क्लियर हो। सो अब अगर हम इजी वे में बात करें तो अगर हम कंट्रोल प्लान देखें तो वहाँ पे हम दो चीज़ें डिफाइन होती हैं, एक प्रोसेस करेक्टरिस्टिक्स और एक प्रोडक्ट करेक्टरिस्टिक्स। तो अगर हमने वो स्टेज 1 से लेकर के और लास्ट तक, जैसे कंट्रोल प्लान हम प्रोसेस फ्लो डायग्राम के हिसाब से बनता है कि फर्स्ट ऑपरेशन क्या होगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्या, तो अगर हमने सारे प्रोसेसेस जो भी स्टेजेस के अंदर बन रहे हैं, सारी स्टेजेस में हमने प्रोडक्ट करेक्टरिस्टिक को वेरीफाई कर लिया एंड प्रोसेस करेक्टरिस्टिक को वेरीफाई कर लिया, तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड प्रोडक्ट ऑडिट कवर हो जाता है। सो 3 तरह के ऑडिट चाहिए, एक सिस्टम ऑडिट, एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और एक प्रोडक्ट ऑडिट। सो तीनों के बारे में हम आगे भी डिटेल में बात करेंगे। मेन पर्पस आपको अभी मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का मतलब है कि मेरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो मेरा डिजायर्ड लेवल ऑफ रिजल्ट चाहिए उसके हिसाब से काम कर रहा है। प्रोडक्ट ऑडिट के अंदर हम हर स्टेज के ऊपर हो सकता है कि एक डायमेंशन 8.52 फाइनल करनी है, तो हम पहले स्टेज पे 8.6 बना रहे हैं, फिर 8.55 बना रहे हैं, फिर हम ग्राइंडिंग करके 8.5 बना रहे हैं। तो तीनों स्टेज पे जो हमने अपने प्रोसेस डिजाइन में डिफाइन किया है, क्या वो उतना ही आ रहा है, सब लोग उसको रूल को फॉलो कर रहे हैं। सो प्रोसेस एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से ही प्रोडक्ट या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की कमियों के कारण ही हमारा नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट जनरेट होते हैं या कस्टमर कंप्लेंट जनरेट होती है। तो हमारा फोकस होना चाहिए हम कस्टमर कंप्लेंट या इंटरनल रिजेक्शन या वेस्टेज को कम, इसके थ्रू वहाँ से इम्प्रूवमेंट पॉइंट निकाल के, गैप्स निकाल करके, और हम इम्प्रूव करें अपने ऑर्गेनाइजेशन के कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी को। एंड सिस्टम के अंदर हम कल्चर को इम्प्रूव करें, हम अपने सिस्टम के गैप्स को निकाल करके अपने सिस्टम को इम्प्रूव करें। When internal training is provided to achieve competency, retain documented information on trainer competency with respect to above requirements. सो अगर हमारे किसी इंटरनल ऑडिटर को क्वालिफाई किया है, तो वो जो जिसने क्वालिफाई किया है, जो ट्रेनर है जिसने भी उसको ट्रेनिंग दी है, उसकी भी हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि वो कॉम्पिटेंट है कि नहीं है। जितने भी ट्रेनर हैं, चाहे वो इंटरनल ऑडिटर की क्वालिफिकेशन कर रहे हैं या बाकी ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, सो उनकी कॉम्पिटेंसी जरूर मेंटेन करें कि वो जो ट्रेनर्स हैं क्या वो उसको ट्रेनिंग को देने के लिए हैं, प्लस उनको क्या ट्रेनिंग देना आता है। मतलब टीचिंग इज आल्सो भी ए स्किल। ऐसा नहीं है कि खाली हम फोकस करें कि उनके पास नॉलेज है, उनके पास उसको ट्रेनिंग को देने की एग्जीक्यूशन भी क्वालिटी है, जो वो बोल रहे हैं वो लोगों को प्रॉपरली कम्युनिकेट हो रही है, प्रॉपरली अंडरस्टूड हो रही है, वो भी हम ध्यान रखते हैं। इंटरनल ऑडिटर के लिए कुछ और रिक्वायरमेंट्स हैं, लाइक उनको के रिकॉर्ड्स को में मेंटेन करना है, और इंटरनल ऑडिटर्स की नॉलेज को और शार्पन करना है, उसके अंदर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करते रहना है। और इंटरनल ऑडिटर एटलीस्ट मिनिमम में कुछ ऑडिट्स करे, परफॉर्म करे एक साल के अंदर, सो दैट कि उसकी नॉलेज अगर रिटेन रह पाए। सो ये भी हमें मॉनिटर करना है कि हमारे इंटरनल ऑडिटर को मिनिमम कितने ऑडिट एक साल में करने चाहिए, सो दैट वो अपनी नॉलेज को रिटेन कर सके। अगर किसी ने कोई भी ऑडिट नहीं किया है,
देन हम उसको फिर दोबारा से ये मान के चले कि वो नॉलेज को भूल गया है और दोबारा से उसको ट्रेनिंग के अंदर भेजें। सो मेंटेन करें उसकी नॉलेज को, रिलीवेंट रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑफ इंटरनल चेंजेस, कुछ ना कुछ इंटरनल चेंजेस होते रहते हैं फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्रूवमेंट, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस के अंदर टेक्नोलॉजीज में चेंजेस होते रहते हैं। तो उसको बार बार हम ट्रेनिंग दें, उसके बार बार उसको अपने इंटरनल ऑडिटर को बताएं। और एक्सटर्नल चेंजेस के अंदर अगर कुछ कोड टोल के अंदर चेंजेस आए हैं या कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट में चेंजेस आए हैं या स्टैंडर्ड में चेंजेस आए हैं, तो उसकी भी हम ट्रेनिंग बार बार आइडेंटिफाई करके उसको अपडेट करते रहें। सेम रिक्वायरमेंट्स हैं सेकंड पार्टी ऑडिटर के लिए, क्योंकि हम अपने सप्लायर्स के बेस के ऊपर भी ऑडिट करते हैं। और सेकंड पार्टी ऑडिट का मतलब होता है, फर्स्ट पार्टी ऑडिट का मतलब हम अपने आप अपने सिस्टम को चेक कर रहे हैं। सेकंड पार्टी का मतलब कस्टमर अपने सप्लायर का ऑडिट कर रहा है। सो हम अपने सप्लायर का ऑडिट जब करते हैं तो उसके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसकी भी ऑटोमोटिव प्रोसेस अप्रोच, रिस्क बेस्ड थिंकिंग और कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट उसको क्लियर हो, स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट्स क्लियर हो, एप्लीकेबल जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, प्रोसेस फ्लो डायग्राम, एफएमईए, कंट्रोल प्लान, इसकी रिक्वायरमेंट क्लियर हो, वो प्रॉपरली किस तरीके से वेरीफाई करे कि वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड है या नहीं है, और वो कैसे प्लान करे ऑडिट का, कैसे उस ऑडिट को परफॉर्म करे, कैसे उसकी रिपोर्टिंग करे, और उसमें कुछ गैप्स आए तो गैप्स को करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन को वेरीफाई करके कैसे हर चीज़ को क्लोज करता है। सो नॉर्मली ये भी कॉम्पिटेंसी सेकंड पार्टी ऑडिटर में चाहिए। ऑलमोस्ट सेम है जो फर्स्ट पार्टी ऑडिटर एंड सेकंड पार्टी ऑडिटर की कॉम्पिटेंसी है। अगर अवेयरनेस की बात करें तो अवेयरनेस का मतलब है कि हम अवेयर हैं ये चीज़, लाइक कोरोना के केस के अंदर ही अगर हम बात करें तो हमें अवेयर है कि कोरोना आ गया है तो हमें हैंड वॉश करना है। ये जो बेसिक चीज़ें हैं, मतलब हो सकता है कि हमें मेडिसिन करना मालूम हो कि कब कौन सी मेडिसिन देनी है, बट हमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमें क्या क्या करना है, सो दैट कि हम प्रिवेंट कर सकें अपने आप के पास मेरे पास कोरोना ना आए। ऐसे ही थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो सबको क्लियर होनी चाहिए थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू दी बॉटम एसोसिएट। सो एटलीस्ट सबको क्लियर होना चाहिए कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का क्वालिटी पॉलिसी क्या है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस प्लान क्या है, या मैं जिस प्रोसेस में काम कर रहा हूँ उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मैं अपने प्रोसेस को कैसे इफेक्टिवली क्या परफॉर्म कर सकता हूँ और उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकता हूँ। मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि मेरा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इफेक्टिवली परफॉर्म करे। और अगर हम बेनिफिट ऑफ इम्प्रूवमेंट परफॉर्मेंस मीन्स हम इम्प्रूवमेंट के बारे में सोचें, और अगर हम इम्प्रूव करते हैं तो उससे ऑर्गेनाइजेशन को या कस्टमर को क्या बेनिफिट होगा, ये उसको क्लियर होना चाहिए। सो अगर नॉन कंफर्मिंग प्रोडक्ट आते हैं तो वो मेरी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में ऑर्गेनाइजेशन पे कैसे इम्पैक्ट डालेंगे, या मेरे कस्टमर के ऊपर सेटिस्फेक्शन पे क्या इम्पैक्ट डालेंगे। थोड़ा सा क्लैरिफाई किया आईटीएफ में अवेयरनेस के ऊपर 7.3.1 पे अलग से थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स ऐड की हैं। वो है मेंटेन डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन दैट ऑल एम्प्लॉइज आर अवेयर ऑफ देयर इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्ट क्वालिटी। सो हर एक को क्लियर होना चाहिए एम्प्लॉय को कि मेरे कारण मैं प्रोडक्ट क्वालिटी को कितना इम्प्रूव कर रहा हूँ, या मेरी क्या इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन में, जो मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ उससे मेरे प्रोडक्ट क्वालिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, और मैं कैसे क्वालिटी को इम्प्रूव करने में सपोर्ट कर रहा हूँ। कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को मैं कितना समझ रहा हूँ, उसमें मेरी रिस्क क्या है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, अगर मैं कुछ अपनी एक्टिविटी को ठीक नहीं करता हूँ तो मेरे कस्टमर पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है। नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट अगर हम कस्टमर को बेचते हैं तो उसका इम्पैक्ट कस्टमर के ऊपर क्या हो सकता है, ये क्लियरिटी होनी चाहिए थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करें। मोटिवेट का मतलब है कि एक झील पैदा हो आदमी को करने की, एक कम्पिटिटिवनेस आए। अगर आप 100 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, अगर आपने 2 को थोड़ा सा रिवार्ड ही दे दिया, रिवार्ड मीन्स उनको सर्टिफिकेट दे दिया सबको बुला करके, मे बी मोटिवेशन में भी मैनेजमेंट के साथ उसको चाय पीने का मौका मिल गया, बात करने का मौका मिल गया, वो सर्टिफिकेट दे दिया, एक ऑन स्पॉट हमने उसको कुछ एक पेन या कुछ इस टाइप का मोटिवेट कर, उससे क्या है कि कम्पिटिटिवनेस आती है एम्प्लॉय को कि मैं भी ये गिफ्ट लूँ, या मेरे को भी ऐसा मौका मिले कि मैं मैनेजमेंट के साथ डिस्कस कर सकूं, कभी मेरे को मैनेजमेंट चाय पे बुलाए। तो इस टाइप की एक्टिविटीज़ हमें थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन करनी है, सो दैट कि हमारे क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो, उसकी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी इंप्रूव हो, और हमारे प्रोसेस को इम्प्रूवमेंट में जो इम्प्रूवमेंट सजेशंस काइजेंस आ रहे हैं
उसमें भी हम उसके थ्रू भी हम इम्प्लीमेंट मोटिवेट करें एम्प्लॉयज़ को, उसमें रिवार्ड एंड अवार्ड्स दें, सो दैट कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूअल इम्प्रूव करे और ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करें कि हम इनोवेशंस को, नए आइडियाज़ को, नई काइजेंस को प्रमोट करें, ओपननेस लाएं, ट्रांसपेरेंसी लाएं थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट हमारी कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट का ऑब्जेक्टिव मीट हो कस्टमर हमारे ऑर्गेनाइजेशन। The process must be include promotion of quality and technology awareness throughout the whole organization. So हम quality month जो organizations करती है वो हम start कर सकते हैं, हम काइजन मंथ कर सकते हैं, हम सेफ्टी मंथ बना सकते हैं। सो इस टाइप की हम एक्टिविटीज़ अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में करते रहें सो उससे उस प्रमोशन से या उससे हमारे एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होंगे, उसमें झील आएगी और एम्प्लॉय को एम्पावरमेंट भी आए कि एम्प्लॉय को लगे कि मेरे थ्रू ही क्वालिटी बहुत अच्छी बनी है, वो कह सके कि ये प्रोडक्ट मैंने बनाया है और ये बिल्कुल ठीक है। ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए उसके अंदर। ये नहीं आना चाहिए कि नहीं, ये वो ना चाहे कि मैं डेट ना डालूँ अपने रिपोर्ट में, अपना नाम ना डालूँ, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन में को आइडेंटिफाई करे कि कुछ एनजी प्रोडक्ट कस्टमर के पास मिलता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन मुझे ढूंढ ले, बल्कि उसके अंदर ये फीलिंग आनी चाहिए कि ये मैंने बनाया है और मैं इसको ऑथेंटिकेट करता हूँ। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए थ्रू आउट दी ऑर्गेनाइजेशन। सो अभी हम बात करेंगे क्लॉज नंबर 7.4 कम्युनिकेशन पे। सो ये कम्युनिकेशन का एक ही क्लॉज है और हमें ये कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ वो आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। सो वो जो रिलेवेंट या जो भी मैं फीलिंग भी लाइक लव और अफेक्शन एक ऐसी चीज़ है, वो फीलिंग है, वो इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन है। सो थ्रू जेस्चर ऑफ बॉडी लैंग्वेज एंड उसके थ्रू भी हम तो कम्युनिकेट का मतलब ये है कि हम जो कहना चाहते हैं वो प्रॉपरली उसी फ्रीक्वेंसी में और उसी लेवल पे दूसरे को समझ में आ रही है। सो थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन हम ऐसे मीडिया और ऐसे चीज़ें बनाएं कि हम क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं, हम कब कम्युनिकेट करना चाहते हैं, किसको कम्युनिकेट करना चाहते हैं और किस तरीके से हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं और कौन उस कम्युनिकेशन को टेक केयर कराइए, हमें क्लियरिटी हो। सो उसके लिए हम इंटरनल मेमोज हो गया, मीटिंग्स हो गई, रिव्यू हो गया। सो कौन सी इंफॉर्मेशन को हम किस मीडियम से कम्युनिकेट करेंगे ये क्लियरली हमें डिफाइन करना है। कौन से ऑब्जेक्टिव्स और केपीआईज को हम कैसे मॉनिटर करेंगे, हम कब डिपार्टमेंटल मीटिंग्स करेंगे, हम डेली वर्क मैनेजमेंट के लिए शॉप फ्लोर पे मॉर्निंग मीटिंग करेंगे। सो इस टाइप का स्ट्रक्चर हमें थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करना है कि क्या क्या हमें कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है फॉर द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम और उसके मीडिया क्या हैं और हम उसको कैसे करेंगे। तो इसके लिए एक प्रोसीजर ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए या कम्युनिकेशन एक मैट्रिक्स हो कि ये हमें इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करनी है और वो इस तरीके से लोगों को मिलेगी। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। वी विल डिस्कस टुमारो ऑनवर्ड्स अबाउट द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, द क्लॉज नंबर 7.5. थैंक यू।